टारगेट विथ एसडीएम ऑफ का स्वागत है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एज ए एपेक्स कोर्ट मतलब क्या, भारत की सबसे बड़ी न्यायालय, भारत की सबसे सुपर न्यायालय, मतलब क्या इससे बड़ा भारत में कोई न्यायालय है ही नहीं। इससे पहले हम लोग हाई कोर्ट मतलब क्या उच्च न्यायालय के संबंध में समझने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि जो उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी मुख्य मुख्य बातें होगी वो हम लोग समझने का प्रयास किया और एक अच्छा नोट्स आपका हाई कोर्ट के ऊपर बन गया होगा। सुप्रीम कोर्ट, इसके नाम से ही लग रहा है कि इससे बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम है मतलब क्या, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। तो देखते हैं इसके संबंध में। भारत में न्यायिक प्रणाली जो है, मान लीजिए भारत में न्यायिक प्रणाली को हम दो भाग में डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं। समझने के लिए हम समझ सकते हैं इस तरह से। भारत में न्यायिक प्रणाली, तो सरकार की प्रणाली जो है भारत में, वह सरकार की प्रणाली है संघात्मक। मतलब क्या, भारत के संविधान के अनुसार सरकार की जो प्रणाली है वह है संघात्मक एज ए फेडरल, जबकि न्यायिक प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो भारत में न्यायपालिका वह एकात्मक है न्यायपालिका। संघात्मक एज ए फेडरल, न्यायपालिका जो वह एकात्मक एज ए यूनिटरी। संघात्मक का मतलब यहाँ पर, फेडरल का मतलब यहाँ पर यह है केंद्र और राज्य जिसके बीच शक्तियों का बंटवारा हो, शक्तियों का विभाजन हो। एज ए संघात्मक मतलब कि केंद्र के पास भी कानून बनाने का अधिकार हो और राज्य के पास भी खुद का एक अपना अधिकार हो जिसके तहत वे कानून का वे निर्माण कर सकें। और फेडरल कहने का यहाँ पर सीधा सा मतलब यह है कि जिस केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, शक्तियों का बंटवारा हो। मतलब क्या, भारत में जो सरकार की जो प्रणाली है वह है संघात्मक एज ए फेडरल, जबकि न्यायपालिका जो भारत में वह है यूनिटरी एज ए एकात्मक। एकात्मक को ही सुभाष कश्यप सर के बुक में एकहरी प्रणाली लिखा हुआ है। तो एकहरी और एकात्मक यह दोनों एक ही शब्द है, समकक्ष है एक दोनों के। तो एकहरी मिले या एकात्मक मिले, दोनों बात सेम है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो एकात्मक का क्या मतलब है, तो भारत में न्यायपालिका का जो है आकार कुछ इस तरह से है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या उच्च न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट मतलब क्या है उच्च न्यायालय, ऊपर सुप्रीम कोर्ट एज उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो कुछ इस प्रकार से भारत में न्यायपालिका का जो आकार है वह कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, इस प्रकार से भारत में न्यायपालिका का आकार है। लेकिन देखने में तो यह त्रिस्तरीय लगता है और वास्तव में न्यायपालिका भारत में त्रिस्तरीय है भी, लेकिन यह तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, संबद्ध जो है वह तीनों एक दूसरे से हैं और तीनों का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीनों अलग नहीं है यहाँ पर। जबकि सरकार की जो प्रणाली है यहाँ भारत में वह संघात्मक है, वह फेडरल है, वह द्विस्तरीय है, जबकि न्यायपालिका जो है वह त्रिस्तरीय है। सरकार कैसे द्विस्तरीय है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जबकि न्यायपालिका जो है वह यहाँ पर त्रिस्तरीय है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस कारण से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका प्रणाली जो है वह एकहरी व एकात्मक है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही खूबसूरती से भारत के संविधान को लिखा है और इस संविधान की खूबसूरती का अत्यधिक प्रशंसा ऑस्टिन साहब ने किया है। मतलब ऐसे भी नहीं कह सकते कि भारत का जो संविधान वह चोरों का संविधान, मतलब वह कहीं से चोरी करके, वह कहीं से कॉपी करके लिया गया है। यह वास्तविक बात है कि कहीं ना कहीं सभी देशों का अध्ययन करके वहाँ से जो अच्छा लगा वो लिया है, लेकिन उसे अपने देश के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहाँ के संविधान का निर्माण किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से एक एक बात को स्पष्ट किया गया है, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है। तो इस कारण से उन्होंने एक एक बात को
उन्होंने स्पष्ट करके भारत के संविधान में उखेरा है। तो यहाँ से यह भी याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का पिता एक तरह से मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। यह भी हम यहाँ से याद रखेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ आई थी 1600 ईस्वी में, तो उसका मेन मोटिव था कि व्यापार करना है, और महारानी जो भेजी उसे मेन भेजी थी क्या, तो भारत से व्यापार करना, ट्रेड करने के लिए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया था तो उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कंपनी 1613 ईस्वी में सूरत में जो कंपनी स्थापित हुई थी, उस समय भारत में शासक था मुगल बादशाह जहांगीर का। तो वह शुरू में अपना व्यापार भी की, अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत को लूटने का प्रयास करा और मतलब अपना अधिकार क्षेत्र जमाने का प्रयास करने लगी। और 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, तो उस युद्ध के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाएक कुछ अधिक आक्रामकता अपनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन जब बक्सर का युद्ध संपन्न हुआ 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, तो उसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूर्ण रूप से वो भारत को लूटना ही शुरू कर दिया। तो इस पर कंट्रोल बनाने के लिए समय समय पर ब्रिटेन के महारानी के द्वारा समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल एज ए नियंत्रण रखने के लिए जो कानून बनाया गया, उसी क्रम में यह पहला कानून था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इस कानून के तहत भारतीयों को अपने फेवर में करने के लिए, भारतीयों को लुभावने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की प्रावधान किया गया। कब? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन क्या यह सुप्रीम कोर्ट था? नाम तो था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था वास्तव में, क्योंकि इसके खिलाफ भी, सुप्रीम का मतलब क्या, जिसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते हो। और पहली बार यदि यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दूसरी बार भी कभी ना कभी हुआ होगा, इसलिए तो यहाँ पर पहली बार लिखा हुआ है। तो कहाँ किया गया? 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन हुआ कब यह? तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ। लेकिन किस अधिनियम के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह स्थापित हुआ। इस जो कलकत्ता में जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 1+3, मतलब क्या कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, मतलब क्या 3 अन्य न्यायाधीश। तो एक साथ यदि हम 4, तो यहाँ पर आप 4 भी बोल सकते, लेकिन यदि हम एक साथ 4 बोलते हैं तो यहाँ से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि चारों मुख्य न्यायाधीश थे या चारों अन्य न्यायाधीश थे। तो हम जब भी जस्टिस की संख्या के बारे में बताए तो हमें याद रखना होगा, तो हम पहले 1+3, 1+7 इस तरह से बोलते हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि एक जो है वह चीफ जस्टिस हैं, 3 जो हैं वो अदर जजेज हैं। तो हमें यह बोलने पर भी यह ध्यान देना होगा और लिखने के समय में भी आपको यह ध्यान देना होगा कि आप इस तरह से यदि आप लिखते हैं स्पष्ट, तो आपका कॉपी भी और आपका आंसर भी सही रहेगा। तो 1+3, तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो लॉर्ड इम्पे या सर एलिजा इम्पे इस कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहली बार वहाँ था, अब दूसरी बार भी होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय, मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। किसके तहत? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत यह किया गया, जो भारत में कहा तो दिल्ली में एक संघीय न्यायालय मतलब क्या, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कहने का क्या मतलब था यहाँ पर? फेडरल कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि जो इसके ऊपर भी आप अपील कर सकते हैं, यह भी खुद में सुप्रीम नहीं था। कहाँ कर सकते थे अपील आप उस समय? तो पीसी का मतलब प्रीवी काउंसिल में
आप इसके खिलाफ जो मतलब क्या, यदि इसका जो कोई डिसीजन था तो उस डिसीजन के खिलाफ फर्दर आप प्रिवी काउंसिल आप जा सकते थे। आप फेडरल कोर्ट के खिलाफ आप जा सकते थे। तो वास्तव में देखा जाए तो यह भी एक सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रिवी काउंसिल था। किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत में कब की गई? तो 1937 में। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट एज संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह कहा जाए वास्तविक रूप में तो यह भी एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता था या कर रहा था, क्योंकि इसके डिसीजन के खिलाफ भी आप अपील कर सकते थे प्रिवी काउंसिल में। तो यह भी वास्तविक रूप से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं था। फेडरल कोर्ट की जो स्थापना की गई, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गुएर। इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, 1+3, 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम आप याद रखिएगा, मॉरिस गुएर। फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस गुएर थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश। नोट देख हम लोग लिखेंगे, यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसकी निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम कि यह जो कोर्ट जिसकी स्थापना हुई, यह एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके अपील के खिलाफ, इसके निर्णय के खिलाफ, इसके डिसीजन के खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो इसका मतलब यह भी सुप्रीम कोर्ट नहीं था। वर्तमान उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। मतलब क्या, फेडरल कोर्ट कभी कभी यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कब कर दिया गया? तो फेडरल कोर्ट एज संघीय न्यायालय का नाम बदलकर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एज उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। कब? तो 28 जनवरी 1950 को। मतलब क्या, देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। फिर यहाँ पर अब एक मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ पर पूर्ण रूप कहने की क्या ज़रूरत है? पूर्ण रूप कहने का जरूरत यहाँ पर इसलिए है क्योंकि भारत का जो संविधान है वह 2 चरणों में लागू हुआ। पहला चरण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिस दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, मतलब क्या हस्ताक्षर किया गया, उस डेट में 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए, जबकि शेष जितने भी बचे वह 26 जनवरी 1950, मतलब क्या भारत का संविधान 2 चरणों में लागू हुआ। पहला चरण 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। वर्तमान उच्चतम न्यायालय जो वो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को अस्तित्व में आया। हरिलाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हरिलाल पुलिया या हीरालाल जे कानिया वह फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे मॉरिस गुएर। उसी क्रम में फेडरल कोर्ट के चौथे व अंतिम मुख्य न्यायाधीश, फेडरल कोर्ट के चौथे व अंतिम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। तो हरिलाल जे कानिया के संबंध में जब हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं फेडरल कोर्ट के अंतिम व चौथे मुख्य न्यायाधीश, जबकि सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस थे। फिर यहाँ से मन में प्रश्न आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 ईस्वी को अपने अस्तित्व में आया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलवाया होगा? क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का है, तो उस समय इन्हें किसने शपथ दिलाया था? तो इस 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को शपथ दिलाने का काम जो है वह हीरालाल जी कानिया, मतलब क्या हरिलाल जी कानिया के द्वारा किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। हरिलाल जी कानिया के संबंध में आप लिखेंगे फेडरल कोर्ट के अंतिम, जहाँ अंतिम लिखेंगे वहाँ पर आप फोर्थ भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ दर्शा दें। क्या पता कहीं एग्जाम हुआ इस तरह से वह पूछे कि हीरालाल जी कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जी कानिया
सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस थे। हीरालाल जे कानिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। और हीरालाल जे कानिया एकमात्र ऐसे जस्टिस थे जो पद पर रहते हुए जिनका निधन हो गया। तो 1, 2, 3 ऊपर से तीनों कथन सही है, लेकिन कथन नंबर 4 जो है यह गलत है, क्योंकि हीरालाल जे कानिया पहले चीफ जस्टिस मतलब एकमात्र चीफ जस्टिस नहीं है, पद पर रहते हुए मरे हैं, निधन हुआ है। मतलब कि 2 ऐसे चीफ जस्टिस हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, एक हीरालाल जी कानिया और एक सबस्याची मुखर्जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। तो हीरालाल जी कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम व चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जी कानिया तथा सबस्याची मुखर्जी भारत की 2 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिसका पद पर रहते हुए निधन हो गया। मतलब कि 2 ऐसे चीफ जस्टिस हैं अभी तक हमारे भारत के हुए हैं जो पद पे रहते हुए जिनका निधन हुआ है। कौन कौन? तो हीरालाल जी कानिया और सबस्याची मुखर्जी। लेकिन पहले जब पूछे तो पहले ऐसे थे, पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ तो हीरालाल जी कानिया। यह भी आप यहाँ से याद रखें, वह किसी भी तरह से वह आपसे पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत, किसके तहत? भाग 5 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या संघ, द यूनियन जो भाग 5 है संविधान का, उस भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय की गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया, इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। और संसद जो है इसके लिए अधिकृत है, मतलब क्या संसद कानून बनाने के लिए संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। तो यह भी हम यहाँ से याद रखेंगे। तो देखते हैं अब अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वास्तव में अभी भी वर्तमान समय में भी मूल संविधान में जो न्यायाधीशों की संख्या का जो निर्धारण किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में न्यायाधीश कितनी होगी इसका तो निर्धारण किया ही नहीं गया। यह हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण संविधान द्वारा नहीं किया गया है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के संबंध में संविधान के आर्टिकल 124 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है जो उच्चतम न्यायालय में 1+7 मतलब कि 1+7 मतलब कि टोटल 8 न्यायाधीश, और मूल संविधान में वर्तमान समय में भी न्यायाधीशों की संख्या इतनी ही है। अभी वर्तमान समय में 33+1 है, लेकिन मूल संविधान में कुछ भी नहीं किया गया, उसमें 1+7 ही लिखा हुआ है। तो आपसे जब भी पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 124 में, और अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की संख्या कितनी बतलाई गई है तो 1+7 मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश के संबंध में अनुच्छेद 124 में बतलाया गया है। अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। आर्टिकल 124 यह बता रहा है जो संसद मतलब कि पार्लियामेंट कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। 1986 से वर्ष 2000 तक इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 25 अन्य न्यायाधीश होते थे। मतलब क्या 1986 से लेकर 2009 तक, 1986 से लेकर 2009 तक, 2009 से आगे नहीं, 2009 तक इसमें कुल एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। यह स्पष्ट इसलिए किया गया है, यहाँ डायरेक्ट हम 26 लिख सकते थे, लेकिन 26 यदि आप डायरेक्ट लिखते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा, हाँ आधा नंबर आपका कट जाएगा आपका। तो यह याद रखेंगे पॉलिटी जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए भारत का संविधान बहुत ही मतलब क्या वेरी स्वीट सब्जेक्ट, बहुत प्यारा विषय है यह, और इसको लिखने के समय आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि एक एक शब्द का यहाँ पर मतलब निकलता है यहाँ पर। तो 1+25 मतलब कुल 26 न्यायाधीश होते थे। वर्ष 2009 से इसमें कुल 1+30 न्यायाधीश होने लगे, और वर्तमान समय मतलब क्या 2019 से इसमें 1+33 न्यायाधीश हैं, मतलब क्या 34 कुल। तो 1986 से वर्ष 2009 तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 1+25 मतलब 26, वर्ष 2009 से 1+30 मतलब क्या 31, और वर्तमान समय में कब से तो 2019 से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और 1+33 मतलब क्या कुल 34
न्यायाधीश होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं यहाँ पर। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, यह तो स्पष्ट आपको याद रखना है। ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब क्या भारत का नागरिक होना, यह तो पहला क्वालिफिकेशन आएगा ही योग्यता के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर यह आप याद रखेंगे, संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, चाहे वो पंजीकृत होकर हो या वह यहाँ से रहने से हो, जिस प्रकार से वह नागरिकता प्राप्त किया हो वह बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे भारत का मूल नागरिक। तो यहाँ पर यह आप याद रखेंगे एग्जाम में, यदि आपको यहाँ पर मूल नागरिक लगा दें तो आप समझेंगे यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए मूल नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो पहला क्या है क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, किसी उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए। किसी हाई कोर्ट में, ऐसा नहीं कि कोई लोकल कोर्ट में, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है या कोई तहसील कोर्ट में कोई 5 साल से वकालत कर रहा है तो वो सपना सोए हुए है जो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज बन जाएंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट में वह भी आपका वकालत जो है, वकालतनामा आपका चमका हुआ होना चाहिए। मतलब क्या, आप एक अच्छे एडवोकेट के रूप में आप जाने जा चुके हो या जाने जा रहे हो। कहाँ पर, तो वो भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों अधिवक्ता के रूप में हो, और न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों से किसी भी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में होना चाहिए। लोकल कोर्ट में आप न्यायाधीश हैं, जज हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं आप, यह भी स्पष्ट है। या यहाँ पर और शब्द नहीं दिया गया है। एग्जाम में यदि 2 नंबर में यदि पूछता है सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में और आप लिख के आते हैं 1 2 3 4 और तब आप कहते हैं कि हमने तो चारों लिख के आया, तो इसलिए वहाँ पर आपसे आधा नंबर कट जाता है, क्योंकि आप तो लिखे सब सही, लेकिन आपने क्या किया, 1 2 3 4 लिखा, जबकि क्वालिफिकेशन के संबंध में संविधान में मात्र 2 क्वालिफिकेशन है। पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, किसी उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए। किसी हाई कोर्ट का 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए, या और नहीं है, या फिर दूसरा ही है, या किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो या कर रहा हो। कितने वर्षों से, 10 वर्षों। मतलब क्या आप 30 हज़ारी कोर्ट में आप, या बनारस के कोर्ट में आप, या बेगूसराय के कोर्ट में आप वकालत कर रहे हैं 10 वर्षों से, तो और आप समझ रहे हैं कि जो हम सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएंगे, तो यह नहीं हो सकता है। किसी भी हाई कोर्ट में होना चाहिए, और वो भी आपका अधिवक्ता जो वकालतनामा जो है वह चमका होना चाहिए। मतलब क्या, एक प्रतिष्ठित और एक चमका हुआ वकालतगिरी आपका होना चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हो। या फिर या राष्ट्रपति की नज़र में कानून के जानकार हो। राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, कानून के जानकार हो, मतलब क्या कानूनविद हो आप, एज ए प्रबुद्ध वर्ग के हो आप। मतलब क्या, राष्ट्रपति की नज़र में आप लॉ के, आप विधि के बहुत अच्छे जानकार हों। अब ऐसे नहीं कि मोहल्ला वाले की नज़र, आप अपने समाज की नज़र में आप LLB कर चुके हैं, LLM कर चुके हैं, तो समाज में लोग बोलते हैं कि उससे बातें मत करो, वो कानून का बहुत बड़ा जानकार है, तो उससे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकते। आपको राष्ट्रपति की नज़र में आपको एक अच्छा कानूनविद, एक अच्छा विधि का जानकार होना होगा, और राष्ट्रपति की नज़र में आप हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना आसान है, क्योंकि यह जो उपाय है, यह जो नियम है, यह हाई कोर्ट के संबंध में नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि राष्ट्रपति की नज़र में यदि आप कानूनविद हैं या राज्यपाल की नज़र में तो आपको हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संबंध में ऐसा कहा गया कि यदि आप राष्ट्रपति की नज़र में कानून के अच्छे जानकार हो, एक अच्छे आप प्रबुद्ध वर्ग के हो, न्यायविद हो आप, तो आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश आवश्यक नहीं बनाया गया है। किस आधार पर, तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून के जानकार हो। इस आधार पर अभी तक 2021 तक में किसी भी व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। SM सीकरी वकील के कोटे से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। मतलब क्या, एडवोकेट के कोटे से। आपको याद होगा क्वालिफिकेशन हम लोग अब देखे थे, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट में वो 5 वर्षों से न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, या दूसरा ही
किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों से, ये 10 वर्ष से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो या कर रहा हो। तो एस.एम. सीकरी वकील के कोटि से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल ही में इंदु मल्होत्रा को भी इसी कोटि से न्यायाधीश बनाया गया। इंदु मल्होत्रा भी जो 2018 में जो भारत में सुप्रीम कोर्ट में वकील के कोटि से न्यायाधीश बनी, यह चर्चा का विषय बना रहा। जो इंदु मल्होत्रा वकील से, डायरेक्ट वकील से वह सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। तो वकील के कोटे से इंदु मल्होत्रा को भी न्यायाधीश बनाया गया। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा नोट देख के लिखेंगे आप। नोट: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर एक भी महिला नियुक्त नहीं हुई है अभी तक। मतलब लगभग 70-72 साल हो गया है देश की आज़ादी का, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट में, आज तक उच्चतम न्यायालय में एक भी महिला चीफ जस्टिस के रूप में कार्य नहीं की है। न्यायाधीशों की संख्या कुल लगभग 240-245 हो चुका है अभी तक में। सुप्रीम कोर्ट में इतने न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला चीफ जस्टिस इंडिया में अभी तक नहीं है। और आएगी भी कैसे अभी तक? क्योंकि लगभग अभी तक 7 से 8 महिला ही इसमें न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी तक किसी महिला का रैंक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रैंक में आया ही नहीं। तो पहली महिला मीरा साहिब फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। यह पहली महिला न्यायाधीश थी, ना कि यह पहली महिला चीफ जस्टिस थी। तो आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे कि आज तक 2021 तक में सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला चीफ जस्टिस के रूप में कार्य नहीं की है। मीरा साहिब फातिमा बीबी क्या थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली, न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, ना कि वो पहली चीफ जस्टिस थी। वर्तमान समय में आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में इंदु मल्होत्रा, आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी उच्चतम न्यायालय में, मतलब क्या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य दे रही हैं, मतलब क्या कार्य कर रहे हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के संबंध में योग्यता तक देखने का प्रयास है, क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है, यह बहुत लंबा टॉपिक है। यह इसको हम लोग दो तीन भागों में बांटकर इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका एक एक बात आपको याद हो जाए पढ़ते समय, और आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा। जिस नोट्स को आप कभी फिर उल्टाइएगा तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा से आपको यहाँ बताया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक भी बात को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। और आप देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक बात आपको जानकारी हो गई। और आप इससे संबंधित यदि प्रश्न वो किसी भी एग्जाम हुआ, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे वो एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ से आपको प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। धन्यवाद।